गंगापुर गांव में गणपत नाम का किसान रहता था। गणपत बहुत ही सिद्ध और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। गणपत के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। लेकिन पिछले कई सालों से गणपत की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। हमारी हालत कब तक ऐसी रहेगी? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर एक ऐसा घर है जिसमें महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुधा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक न एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सुधा, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। गणपत कई दिनों तक गांव में भटकता रहा मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर गणपत गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। गणपत, मैंने तुम्हें खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्टों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन गणपत काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। गणपत ने रघुवीर के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। गणपत रघुवीर के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में गणपत सारी प्लेट साफ कर गया और सांभा से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 1000। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे, ये ढाबा या 5 स्टार होटल, इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। ओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जानते भी हो ये ढाबा किसी अरे गहरे का नहीं है, रघुवीर भाई का है, रघुवीर भाई का। अरे, रघुवीर भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 1000 दे दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहां से ला कर दूंगा? सांभा अपने मालिक रघुवीर को आवाज देते हुए बोला, रघुवीर भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये अब पैसे नहीं दे रहा है। रघुवीर क्रोधित होकर गणपत के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता है, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 1000 निकाल और काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। आप ये 100 रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे, यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर रघुवीर ने गणपत को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है रघुवीर भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पे बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती रघुवीर भाई, इन्हें पीटा जाता है।
देखते क्या हो, मारो इसका। रघुवीर और सांभा गणपत को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने गणपत के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्का देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझसे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहाँ से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया रघुवीर भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर कालिया भी 2-3 हाथ गणपत पर चढ़ दिए। गणपत वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर गणपत की हालत देखकर उसकी पत्नी सुधा बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। रघुवीर और कालिया ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया सुधा। वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो सुधा, मैं कालिया और रघुवीर को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन गणपत अपनी पत्नी सुधा के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। सुधा, इसमें दोष रघुवीर और कालिया का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति गणपत का है। सारा गांव जानता है कि रघुवीर के ढाबे का खाना और लोगों के खानों से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया जी, आप भी कालिया और रघुवीर की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सुधा, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो हमारे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया रघुवीर ने, लेकिन तू चिंता मत कर सुधा, इस बारे में मैं रघुवीर से जरूर बात करूंगा और कालिया के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था सुधा कि मुखिया कालिया और रघुवीर के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा सुधा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रघुवीर धनवान और उसकी गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। जो भी हो सुधा, मैं अब गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं कालिया और रघुवीर को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर गणपत क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया रघुवीर के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं रघुवीर। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने गणपत को बुरी तरह से पीटा था, हाँ? वो अपनी पत्नी सुधा के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो रघुवीर, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ गणपत ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त रघुवीर पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर मत भूलिए कि रघुवीर का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत है जो रघुवीर के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है कालिया कि तुम रघुवीर के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी, मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो रघुवीर, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुधा रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी मगर गणपत अपने घर नहीं आया था। गणपत रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं?
ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गणपत उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताता है। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गणपत के चेहरे पर डर झलक जाता है। अचानक उसे याद आया कि वो गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुँच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालची पने का सबूत देकर मारे गए, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ा सा पतीला आ गया। उसने वो पतीला गणपत को पकड़ा दिया। ये जादुई पतीला है, याद रखना। इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस पतीले में केवल छोले भटूरे बनाकर बेचना। इस पतीले के सामने खड़े होकर तुम छोले भटूरे जैसे ही बोलोगे, वो स्वयं अपने आप इस पतीले में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस पतीले का जादू समाप्त हो जाएगा। गणपत रात के समय बड़ा सा पतीला लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? गणपत ने सारी घटना सुधा को बता दी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था सुधा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो पतीला तुम लेकर आए हो, उस पतीले में तो सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने घर पर खोलेंगे सुधा। इस तरह से इस पतीले का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन गणपत ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया। जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में बड़ा सा पतीला रख दिया। गणपत ने उस पतीले के सामने खड़े होकर छोले भटूरे का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा पतीला छोले भटूरे से भर गया। सुधा ढाबे पर वो लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है और आप पहले ग्राहक हो। भैया, तो मुझे एक प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए। गणपत ने छोले भटूरे व्यक्ति के सामने रख दिए। छोले भटूरे खाकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। छोले भटूरे तो बहुत से ढाबों पर खाए, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए, और तुम्हें और परिवार का जब भी खाने का मन करे तो चले आना यहाँ पर। 10 रुपए में आपको छोले भटूरे पेट भरकर मिलेगा, और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। गणपत की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हुआ, वहाँ से चला गया और उसने सारे गांव में गणपत के ढाबे का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में गणपत के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। गणपत के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं, बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। गणपत किसी को भी मना नहीं करता था। ये बात कालिया और रघुवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस गणपत का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो कालिया,
मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि गणपत इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से रघुवीर गणपत पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद उसे कुछ भी नहीं पता लग पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ कालिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये गणपत खुद हमें बताएगा। एक दिन गणपत किसी काम से जा रहा था कि कालिया और रघुवीर ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? भैया सही बोल रहे हैं गणपत, सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन आया कहाँ से। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, बाहर मारकर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। कालिया और रघुवीर गणपत को बुरी तरीके से पीटने लगे। गणपत उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था। गणपत ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना कालिया और रघुवीर को बता दी। चल, हमें भी उस जादुई पतीले के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है रघुवीर, अगर इसके पास जादू पतीला है तो हम दोनों उस जादुई पतीले से इतना धन मांगेंगे कि अपने 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सके। गणपत कालिया और रघुवीर को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। कालिया और रघुवीर उस जादुई पतीले से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई पतीले में कोई भी हलचल नहीं हुई। कालिया भाई, लगता है यह पतीला केवल भोजन ही देता है। तो फिर देसी घी की पूड़ियां मांग कर देखो। तभी वहाँ पर सुधा आ गई। कालिया और रघुवीर गणपत को धमकी देकर वहाँ से चले गए। गणपत ने हमें बेवकूफ बनाया रघुवीर। सही कहते हो कालिया भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। गणपत का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। कालिया और रघुवीर की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। रघुवीर भेष बदल बदल कर गणपत पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने गणपत को उसी जादुई पतीले से भोजन मांगते देख लिया। अरे, ये तो वाकई जादुई पतीला है। जरूर इस गणपत ने उस दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया होगा। रघुवीर गणपत और सुधा से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और पतीले से गणपत की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई पतीले में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रघुवीर क्रोधित होकर सीधा कालिया के पास जाकर बोला। कालिया भाई, गणपत उस दिन सही बोल रहा था, वो पतीला वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने गणपत ने उस जादुई पतीले के सामने छोले भटूरे का नाम लिया और उस पतीले में वो ताजा ताजा छोले भटूरे अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई पतीले में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई पतीला सिर्फ गणपत की ही बात मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई पतीले में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर गणपत के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्योंकि तुम दोनों गणपत के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। तुमने बड़ा अच्छा काम किया मुखिया। मुझे माफ कर दो गणपत, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल पतीला बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। गणपत के पास आज भी वो जादुई पतीला है और आज भी 10 रुपए छोले भटूरे का ही प्लेट बेचता है।